स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक डी क्लासेस। आज हम थर्ड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे एंड दैट इज़ अ कॉम्पिटेंट होस्ट। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है जो आपके वेक्टर और जो आपका डीएनए एलियन डीएनए उन दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि आपको एक जैसे फ्रैगमेंट्स मिले और उसके बाद हम उनको ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्ड टूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो उसको लेने के यानी कि ग्रहण करने के लायक हो, और होस्ट मतलब फाइनली आप जिसकी बॉडी में अपने फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करवाना चाहते हो। तो डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल है, तो इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो हाइड्रोफिलिक है जो वाटर लविंग है, तो और जो फॉस्फोलिपिड है वो एक फैटी लेयर है, तो फैटी लेयर की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर हमें बैक्टीरिया को फोर्स करना है कि वो प्लाज्मिड डीएनए को ले ले, तो बैक्टीरियल सेल्स को हमें सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना होगा, मतलब उसको लेने लायक बनाना होगा। एंड दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन को या किसी भी बैक्टीरियल सेल को, होस्ट के सेल को, अगर आप इस तरीके से तैयार करवाना चाहते हो कि वो एक फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, तो उसके लिए आपको उसे डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन। इससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसके साथ डीएनए जो आसानी से उसकी सेल वॉल्स के पोर्स के थ्रू उसमें एंटर कर सकता है। एक बार जब आपके सेल के अंदर डीएनए एंटर हो गया, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, फिर हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ रख के सेल्स को इंक्यूबेट कर सकते हैं आइस पे, और उसके बाद हम उनको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। मतलब एक बार आप उसको ठंडे में रखोगे और उसके बाद आप उसको गर्म पे रखोगे, और फिर उसके बाद वापिस आप उसको आइस पे रखोगे। तो इस तरीके से जो आपका बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सकता है। तो एक तरीका तो ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप डीएनए को अपने होस्ट सेल में डाल सकते हो। एक मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन का आपको सबको पता है कि हम एक दवाई जो है उसको इंजेक्शन में भरते हैं और सुई की हेल्प से फिर हम उस पर्सन के अंदर दे देते हैं जो जिसके अंदर हम उसको डालना चाहते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रो इंजेक्शन का मतलब क्या है कि हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो हम ज्यादातर प्लांट्स में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्लांट के सेल्स है हम उन्हें हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन, मतलब उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, उनके साथ बम्बार्ड करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, इनके ऊपर डीएनए की कोटिंग है। तो जब आप इसको अपने सेल्स के साथ बम्बार्ड कराओगे, मतलब टकराओगे, तो ये डीएनए उसके अंदर चला जाएगा। जिस तरह से गन होती है, आप एक गन फायर करते हो तो जो गोली है वो अपने टारगेट के अंदर चली जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो गोली है वो आपके पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर आपने डीएनए की कोटिंग की हुई है, और आपका जो टारगेट है वो सेल्स है। इसके अलावा इस मेथड के अंदर हम डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर यूज करते हैं। मतलब वेक्टर्स वही यूज करेंगे जो नेचुरल है, पर डिसआर्म्ड मतलब कि उसके अंदर जो हार्मफुल वाला इफेक्ट था उसको हमने खत्म किया हुआ है, ताकि वो सेल के अंदर इन्फेक्ट तो करे लेकिन हमारे पर्पस के लिए करे, मतलब उससे उसके अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो ये सारे जो हमने टूल्स पढ़े थे। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो आज हम इतने सारे स्टेप्स जो हैं एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, तो आज मैं आपको जनरली जो पहले के 2 स्टेप्स हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है आपको अपने डीएनए को आइसोलेट करना है, अलग करना है। फिर उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से अपने डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाने हैं। उन सारे फ्रैगमेंट्स में से जो फ्रैगमेंट आपकी अपनी मर्जी का है, पसंद का, आप उसको अलग करोगे, उसको आप वेक्टर के अंदर लाइगेट यानी कि जोड़ दोगे। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालोगे। फिर उसके बाद आप होस्ट सेल्स को एक मीडियम पे कल्चर करोगे, लार्ज स्केल पे, और उसमें से जो अपनी पसंद का प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो अब ये सारे स्टेप्स जो है इनको हम बारी बारी से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मटेरियल।
या जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले यही चीज आती है कि आप जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है उसको आइसोलेट कैसे करोगे। तो आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो अगर हमें डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास जो डीएनए है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें बाकी कोई भी चीज या कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन। सबसे पहले हमें सेल को तोड़ना होगा ताकि डीएनए और बाकी जितने भी उसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो सारे रिलीज हो जाए, आरएनए प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें सेल को ब्रेक करना है कि हमें उसमें से आरएनए, प्रोटीन, डीएनए सब कुछ चीजें अलग निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सेल को, चाहे आपका बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसको उसी के हिसाब से जो एंजाइम सुटेबल है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे अगर आपको बैक्टीरिया सेल को तोड़ना है तो आपको लाइसोजाइम एंजाइम को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो लाइसोजाइम से टूट सकती है। अगर हमें प्लांट सेल को ब्रेक करना है तो हमें सेलुलेज एंजाइम यूज करना होगा, क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इसी तरीके से अगर हम फंगस की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप एंजाइम यूज करोगे तो इससे क्या होगा, जो आपका सेल है या उसकी जो सेल वॉल या मेम्ब्रेन है वो ब्रेकअप हो जाएगी। अब जीन्स जो है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। तो हमें यहाँ पे डीएनए चाहिए। अब डीएनए चाहिए तो इसका मतलब हमें आरएनए को रिमूव करना है। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको राइबो न्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम उसको प्रोटीएज से ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो जो मॉलिक्यूल्स आप रिमूव करवाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलरली एंजाइम को यूज कर सकते हो। और लास्ट में जो डीएनए है, जो आपके पास प्योरीफाइड डीएनए रह गया, मतलब आपने सारी चीजें उसमें से निकाल दी, तो जो प्योरीफाइड डीएनए रह जाएगा उसको प्रेसिपिटेट यानी कि उसको अलग करने के लिए हम उसमें इथेनॉल, ठंडा इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल आपको पता होगा C2H5OH जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो हमारे को लास्ट में जो है डीएनए मिल जाएगा। इट मीन्स क्या है कि आपने सेल में से सारी चीजें निकाल दी, आपको सिर्फ डीएनए चाहिए था। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, लास्ट में जो डीएनए वो इस तरह से आपको धागे की तरह ऊपर ऊपर प्रेसिपिटेट में दिख जाएगा। तो बाकी जो भी चीज आपको हटानी है आप उसी के अकॉर्डिंगली एंजाइम यूज करोगे। इसके बाद है, अब आपको डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा है। अब हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें प्यूरिफाई होके मिल गए हैं उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे ऑप्टिमल कंडीशंस में, ताकि जो आपका डीएनए है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट हो जाए। और उसके बाद हम उसको AGE एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करके देखेंगे। एक जेल होती है, इसके अंदर आप अपना डीएनए का सैंपल डाल दोगे और जब आप इसको मशीन में रखोगे तो कैथोड एनोड जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो डीएनए है वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट होता जाएगा। मतलब जो सेगमेंट सबसे छोटे साइज का है वो सबसे फास्ट रन करेगा तो वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ऐसे ही ऑर्डर में जो हैवी है वो सबसे लेट आएगा। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से आप इसकी प्रोग्रेशन को चेक कर सकते हो। तो डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसलिए वो एनोड की तरफ रन करता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो डीएनए सबसे छोटे साइज का है वो सबसे फास्ट रन करेगा। इसी तरीके से जो वेक्टर आपने कट किया उसके डीएनए के लिए भी आप यही प्रोसेस रिपीट करोगे। फिर उसके बाद है, डीएनए को ज्वाइन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे ही आपने अपने डीएनए को और वेक्टर डीएनए को सेम एंजाइम से कट कर दिया, अब आप क्या चाहते हो कि जो आपकी डिजायरेबल जीन है उसको आप अपने वेक्टर वाले एरिया में जाके चिपका दो। तो उसको उसमें ऐड करने के लिए आपको लाइगेज एंजाइम की जरूरत हो जाती है। तो जब आप अपनी पसंद के डीएनए को वेक्टर के अंदर जोड़ दोगे और उन दोनों को फ्यूज कर दोगे, चिपका दोगे, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। उसके बाद है आप पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है जब आपके पास कोई जीन है, आप उस जीन को एम्पलीफाई करना चाहते हो। एम्पलीफाई मतलब आप उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए हम पीसीआर करते हैं। अब आपको जो डीएनए या जीन आपको मिल गया है वो बहुत ही कम मात्रा में मिला है, तो आप चाहते हो आप उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लो और ज्यादा मात्रा में बना लो। तो इसके लिए आप
इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर पीसीआर टेक्निक यूज करके कर सकते हो। और इसके लिए पीसीआर करने के लिए हमें 2 सेट ऑफ प्राइमर्स की जरूरत होती है। प्राइमर्स अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। डीएनए रेप्लिकेशन वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि दीज आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। मतलब जो जो चीजें हमें रेप्लिकेशन में चाहिए होती थी वही सारी चीजें आप इसको यहाँ भी प्रोवाइड करोगे। तो एंजाइम की हेल्प से जो आपके प्राइमर है वो बढ़ते जाएंगे, एक्सटेंड होते जाएंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो भी आप प्रोवाइड करोगे। और जो आपका जीनोमिक डीएनए है, मतलब जो आपका होस्ट का डीएनए, वो यहाँ पे एज अ टेम्पलेट काम करेगा। तो अगर आप इसी प्रोसेस को बहुत बार रिपीट करते हो तो आप ये कह सकते हो कि डीएनए का जो सेगमेंट है जो आपकी पसंद के, आप उसको बिलियन टाइम्स यानी कि अरबों टाइम जो है आप उसको एम्पलीफाई बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से जो रिपीटेड एम्पलीफिकेशन जब हम करते हैं तो इसमें जो पर्टिकुलरली हम एंजाइम यूज करते हैं वो होता है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि पीसीआर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसे हम थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी जो आपका डीएनए है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, खराब नहीं होता। फिर उसके बाद जब आपको अपनी पसंद का फ्रेगमेंट एम्पलीफाइड मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ता हुआ दिख जाता है, फिर आप उसको अपने वेक्टर के साथ लाइगेट करके फर्दर क्लोनिंग कर सकते हो। तो जो चीज अभी मैंने आपको पीसीआर में बताई है वो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड होगा और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। मान लो इतने हिस्से को जिसको हमने पिंक से शो किया हुआ है, इस रीजन को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों सेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब इसको प्राइमर देना। 2 प्राइमर दिए, एक ऊपर वाली साइड पे जाके ज्वाइन करेगा, एक नीचे वाली साइड पे। फिर आप इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोगे जो यहाँ पर टैग पॉलीमरेज है, क्योंकि हमने उसको थर्मस एक्वेटिकस से लिया। तो टी का मतलब थर्मस और ए का मतलब एक्वेटिकस। और साथ में आप डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दोगे जैसे डीएटीपी, डीजीटीपी, जो यहाँ पे आके जुड़ेंगे। तो एक्सटेंशन मतलब ये प्राइमर के आगे जुड़ते जाएंगे जिससे कि आपकी जो चेन है दोनों तरफ लंबी होती जाएगी। फिर इस मशीन के अंदर जो है ऑप्शन होता है आप कितनी साइकिल्स चलाना चाहते हो। तो अगर सपोज आपने 30 साइकिल्स चला दी, यानी कि 30 बार आपने उसको बढ़ा दिया, तो आपका जो फ्रेगमेंट है वो लगभग बिलियन टाइम्स जो है एम्पलीफाई हो सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी पसंद का फ्रेगमेंट जो एम्पलीफाइड मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो। तो इससे आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।